तो इससे पहले हमने अति लघु और लघु उत्तरीय प्रश्न देखा था, ठीक है। तो इस वीडियो में हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्न को देख लेते हैं। और तुम्हारा पहला क्वेश्चन है यहाँ पर सचित्र व्याख्या करना है। तो पहला में बोला पानी में अंशतः डूबी तथा तिरछी रखी हुई एक छड़ी सतह पर क्यों मुड़ी दिखाई पड़ती है। तो ये प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है, बट इसको अच्छे से बताना है। और दूसरा में बोल रहा है पानी भरी बाल्टी की गहराई क्यों कम मालूम पड़ता है। तो ये भी प्रकाश के अपवर्तन के ही कारण होता है। तो इसको अच्छे से समझते हैं। जैसे कि यहाँ पे सचित्र बोल रहा है, तो आप इस प्रकार से एक ऐसा, ठीक है, जिसमें पानी हो इस प्रकार से बना ले। और ये इसमें पानी है, जैसे कि ये रहा हमारे पास फिगर। पेंसिल हो या फिर छड़ी हो, आप इस प्रकार से बनाकर दिखा सकते हैं। और यहाँ पे होता क्या है कि जब ये छड़ी रखा हुआ है इस प्रकार से और ये अपने यहाँ से तिरछा हुआ इस प्रकार से दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो हुआ क्या कि ये जो इसकी प्रकाश की किरण है, जैसे कि इसमें प्रकाश की किरण दिखा रहा है, सेम इससे प्रकाश की किरण आप उस प्रकार से गुजार सकते हैं। जैसे कि जो छड़ी रखा हुआ है यहाँ पर, छड़ी ये ऐसे होना चाहिए था, लेकिन इस प्रकार से दिखेगा, तिरछा दिखाई देगा। क्योंकि यहाँ से जो प्रकाश की किरण है, यहाँ से प्रकाश की जो किरण है इस प्रकार से निकलेगा। अगर बहुत सारे किरण निकलेगा तो वो अभिलंब से दूर जाएगा, ठीक है, इस प्रकार से जाएगा। अगर यहाँ पे हम लोग अभिलंब डालें तो ये अभिलंब से इस प्रकार से दूर जाएगा। तो इसको अगर पीछे डॉट लाइन से मिलाए ना, तो ये इधर मिलेगा। जैसे कि अगर हम लोग इस फिगर में अच्छे समझ लें, मान लीजिए ये छड़ी ही नाया हुआ है इस प्रकार से, तो वो अब इधर दिखाई देगा, ठीक है, इस प्रकार से दिखाई देगा तिरछा। तो होता क्या है कि ये जो इसकी प्रकाश की किरण है इस प्रकार से निकलेगा, दो किरण इस प्रकार से निकला हुआ आपको दिख रहा है। तो ये देखिए, ये जो है ना अभिलंब से दूर जा चुका है इधर। अब जाना चाहिए था इसको इस प्रकार से। इसको अगर ध्यान से देखें तो इसमें इसको जाना चाहिए था कुछ इस प्रकार से सोझा, ठीक है, लेकिन ये अभिलंब की ओर इस प्रकार से, ये जो अभिलंब है इससे दूर ये इधर हट गया, ठीक है ना। तो अब क्या है कि ये दो किरण निकाल कर दिखाया हुआ है, ये भी उसी प्रकार से अभिलंब की ओर इस प्रकार से मुड़ा हुआ है, अभिलंब से दूर मुड़ा हुआ है। चूँकि ये सघन से विरल की ओर जा रहा है, तो अगर ये इस प्रकार से अभिलंब से मुड़ता है तो इस जब कोई व्यक्ति देखता है तो उसको लगेगा कि ये जो किरण है ना इधर से आ रहा है, यहाँ से ये कहीं पे बिंदु पे मिलता हुआ प्रतीत होगा। तो यहाँ से आ रहा है तो ये इसका प्रतिबिंब दिखाई पड़ेगा, और इसलिए यहाँ पे इसका तिरछा दिखाई पड़ता है। वास्तविक स्थिति से ऊपर सेम ऐसा ही होता है, उसमें भी जो आपका गहराई है वो यहाँ पर ना दिखाई देकर आपको ऊपर में दिखाई देगा। सेम इसी प्रोसेस के थ्रू दिखाई देगा, ठीक है। तो आपको सिंपल से ऐसा कुछ पारना है और एक छड़ी ऐसे गुजारना है और इस प्रकार से तिरछा कर देना है, और यहाँ पे इस प्रकार से वास्तविक जो रहेगा स्थिति, और यहाँ से दो किरण उसी प्रकार से आपको यहाँ पे जैसा ना इस प्रकार से निकाल कर दिखा देना है। यहाँ से दो किरण ऐसे आपको निकालना है, अभिलंब की ओर मुड़ेगा, फिर इसको मिलाएंगे तो ये वास्तव में इस बिंदु पे मिलेगा, ये जहाँ पे प्रतिबिंब है इसका। तो यही प्रोसेस है। आपका आंसर क्या होगा कि पानी में अंशतः डूबी तथा तिरछी रखी हुई एक छड़ी सतह पर मुड़ी दिखाई पड़ती है, क्योंकि छड़ी के सिरे से आती प्रकाश की किरणें सतह पर पानी से हवा में जाती है। जो का छड़ी है, छड़ी के सिरा है, उससे आती हुई प्रकाश की किरणें सतह से, मतलब सतह पर पानी से हवा में जाती है, और इसलिए अभिलंब से दूर हट जाती है। चूँकि आपको पता है एक सघन और एक विरल है, और यहाँ पर सघन से विरल की ओर जा रहा है तो अभिलंब से दूर हट जाती है। आँख को ये किरणें किसी अन्य बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है। जहाँ से ये किरण निकला है ना, वहाँ से नहीं, किसी अन्य बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है। यह बिंदु वस्तु का प्रतिबिंब है। ये जो बिंदु है ये वस्तु का प्रतिबिंब है, अतः हमें छड़ी मुड़ी हुई दिखाई पड़ती है। यह क्रिया प्रकाश के अपवर्तन के कारण होती है। तो आपको फिगर तो ऐसा ही बनाना है बस, ठीक है। पेंसिल वाला है तो उसी प्रकार से भी बना सकते हैं, बट यहाँ पे इस प्रकार से एक छड़ी ऐसा बना दे, और बाकी सेम प्रोसेस के थ्रू आप दिखा सकते हैं। बी में है वही प्रोसेस है इसमें भी, कि जो प्रकाश की ये जो मान लीजिए इतना गहराई है इसका, ठीक है, और जब प्रकाश की किरण यहाँ पे आएगा, ठीक है, लेकिन जब इस बिंदु पे प्रकाश की किरण आएगा और जब यहाँ से वापस जाएगा इस बिंदु से प्रकाश की किरण, तो यहाँ पर देख रहे हैं अभिलंब से दूर इधर हटेगा और ये इधर हट जाएगा। अभिलंब से दूर, अगर यहाँ पे अभिलंब बना हुआ है तो अभिलंब की ओर नहीं लपा है, ये अभिलंब से दूर जा चुका है। यहाँ पे देख सकते हैं अगर अभिलंब की ओर लपता तो वो इधर से जाता, इधर थोड़ा सा लपता, ठीक है, लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं कि अभिलंब से दूर इधर जा चुका है। ये जो अब आपका अभिलंब है उससे
दूर हट रहा है, ये सब प्रोसेस आप लोग पहले भी समझ चुके हैं। तो इसको लगेगा कि ये जो अभी इसको डॉट लाइन से ऐसे पीछे मिलाएंगे तो इसको ऐसा लगेगा आँख को कि यहाँ से प्रकाश किरण आ रहा है और उसकी जो गहराई है वहाँ तक दिखाई देगा, ठीक है, थोड़ा ऊपर दिखाई देगा, तो उसका गहराई जो कम प्रतीत होगा। तो सेम वैसे ही प्रोसेस है। पानी से भरी बाल्टी की गहराई कम मालूम पड़ती है, जैसे कि चित्र में दिखाया गया है। पानी से भरी बाल्टी की के पेंदी पर एक बिंदु से आती किरणें पानी से हवा में जाती है, इसलिए अभिलंब से दूर हटकर आँखों तक या आँख तक पहुँचती है। यह किरणें वास्तविक बिंदु के ऊपर बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है। आप फिगर में देख सकते हैं जो वास्तविक बिंदु था ना उसके ऊपर से आती हुई प्रतीत होती है, तो ऊपर बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, अतः बाल्टी उथली प्रतीत होती है, अर्थात बाल्टी की गहराई कम प्रतीत होती है। तो ये इसका आंसर। उसके बाद हमारा दूसरा है कि जब प्रकाश कांच के आयताकार सिल्ली में तिरछा होकर गुजरता है तो निर्गत किरण आपतित किरण के समानांतर होती है। आपको पता है ये ऐसा होता है, और समानांतर होता है उसके बीच की जो दूरी हो उसी को पार्श्विक विस्थापन भी बोलते हैं। तो इसको किरण आरेख से समझाना है, ठीक है। तो आपको पता है कि जब कांच हवा से सघन होता है, आपको पता है कि कांच जो है हवा से सघन है, और जब कांच में प्रवेश करेगा हवा से तो वो अभिलंब से दूर जाएगा। ये सारे प्रोसेस आपको पता है। तो उत्तर है कि कांच हवा से सघन होता है, इसलिए जब प्रकाश की किरण आयताकार कांच के स्लैब से होकर गुजरती है तो पहले अपवर्तन के बाद यह अभिलंब की ओर झुक जाती है। पहले जब अपवर्तन होता है, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं ये हवा से आ रहा है, तो जब ये हवा से आ रहा है और कांच में प्रवेश करेगा तो ये विरल से सघन में आ रहा है, ठीक है। तो विरल से सघन में आ रहा है तो ये जो अभिलंब आपको डॉट लाइन से यहाँ पे दिख रहा है ये इस इधर की ओर ही मुड़ेगा, इधर की ओर मुड़ गया, लेकिन जाना चाहिए था इसको वास्तव में ऐसा, लेकिन ये प्रकाश के अपवर्तन के कारण मुड़ गया। फिर जब पुनः यहाँ पे अभिलंब डाले इस बिंदु पे तो यहाँ से जो प्रकाश की किरण है ना इस बिंदु से बाहर निकलेगा। तो आप देख रहे हैं कि ये जो कांच है, कांच से हवा में आएगा तो ये सघन हो गया और ये विरल हो गया, ये आपको पता है। तो जब सघन से विरल में आएगा तो अभिलंब से दूर जाएगा, जैसे कि देख रहे हैं ये अभिलंब से दूर इधर की ओर हटा हुआ है, ठीक है, ये किरण तो अभिलंब से दूर जा चुका है। तो ये जब ऐसा निकलता है तो ये देखिए ये वाला और ये वाला किरण एक दूसरे के समानांतर, अगर इसको डॉट लाइन से इधर बढ़ाएं तो ये दूसरे के समानांतर, ये कभी प्रतिच्छेद नहीं करेगा, समानांतर का मतलब हुआ। और इसके बीच की दूरी को पार्श्विक विस्थापन बोलते। तो ऐसा फिगर अपने को बनाना है, बस समानांतर दिखा देना है इसको डॉट लाइन से इस प्रकार से, बस इतना ही फिगर बनाना है, ठीक है। और लिखना है बस थोड़ा सा कि कांच हवा से सघन होता है, इसलिए जब प्रकाश की किरण आयताकार स्लैब से होकर गुजरती है तो पहले अपवर्तन के बाद यह अभिलंब की ओर झुक जाती है और दूसरे अपवर्तन के बाद यह अभिलंब से दूर झुक जाती है। पहले तो देखा कि अभिलंब की ओर मुड़ गया, फिर बाद में देखा कि अभिलंब से दूर हट गया, ठीक है। यहाँ पे दिख रहा है अभिलंब से दूर हट गया। तो पहले में तो अभिलंब की ओर झुकता है, दूसरे में अभिलंब से दूर झुक जाती है। इस तरह कांच की सिल्ले से पार करने के बाद प्रकाश की किरण अपने पूर्व पथ से हट तो गई, परंतु निर्गत किरण आपतित किरण के समानांतर ही रही। तो ये इसका आंसर। अब यहाँ पर देखिए तीसरा है कि किरण आरेख की मदद से उत्तल और अवतल लेंसों के प्रथम तथा द्वितीय मुख्य फोकस को समझाना है। तो पहले भी हमने प्रथम फोकस द्वितीय फोकस को भी समझा था। अब यहाँ पे लिखकर थोड़ा सा बात करते हैं। प्रथम फोकस इसको बोलते हैं। उत्तल लेंस का प्रथम फोकस किसको बोलेंगे? जिस बिंदु से प्रकाश किरण आएगा और लेंस से अपवर्तन होगा, तो यहाँ पे अपवर्तन के बाद समानांतर गुजर जाएगा, तो इसको प्रथम फोकस बोलेंगे, ठीक है। और यहाँ पे जो है लेंस की वही मुख्य अक्ष के वह बिंदु जिसकी ओर जो प्रकाश की किरण जाएगा और ये समानांतर गुजर जाएगा, ठीक है। तो ये इसका प्रथम फोकस होगा। और द्वितीय फोकस कि समानांतर किरण जो आएगा, ठीक है, इसमें और जहाँ प्रतिच्छेद करेगा मुख्य अक्ष पर, ये इसका द्वितीय मुख्य फोकस होगा। और इसमें अवतल लेंस में वही समानांतर किरण आएगा और जहाँ पे मिलता हुआ प्रतीत होगा, ये इसका द्वितीय मुख्य फोकस होगा। तो ये बातें हैं। तो देखिए उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष पर एक निश्चित बिंदु F से आती किरणें लेंस से अपवर्तित होकर मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है। इस बिंदु F को उत्तल लेंस का प्रथम मुख्य फोकस कहा जाता है। उसी प्रकार किसी अवतल लेंस के मुख्य अक्ष के निश्चित बिंदु F की दिशा में आपतित किरणें लेंस से अपवर्तन के बाद, आप फिगर देख सकते हैं, लेंस से अपवर्तन के बाद यहाँ पे देखिए F के दिशा में आपतित हो रहा है, तो आपतित किरणें लेंस से अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समानांतर निकलती है। इस बिंदु F को अवतल लेंस का प्रथम मुख्य फोकस कहते हैं। यानी वह बिंदु जिसकी ओर से निकल रही प्रकाश की किरणें अगर समानांतर हो जाती है तो वो प्रथम फोकस होगा। तो यहाँ पे वही बोल रहा है। तो यहाँ पर देखिए F से आती किरणें
समानांतर हो रहा है, और यहाँ पर एफ की दिशा में आपतित किरणें समानांतर हो रही है। तो जिस बिंदु से अगर समानांतर हो रहे हो प्रथम फोकस है। जब प्रकाश की किरणें किसी उत्तल लेंस के प्रधान अक्ष के समानांतर आपतित होती है तो अपवर्तन के बाद प्रधान अक्ष के निश्चित बिंदु F2 से होकर जाती है। इस बिंदु को उत्तल लेंस का द्वितीय मुख्य फोकस कहा जाता है। इसी प्रकार जब प्रकाश की किरणें किसी अवतल लेंस के मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित होती है तो अपवर्तन के बाद प्रधान अक्ष के एक निश्चित बिंदु F2 पर मिलती हुई प्रतीत होती है। इस बिंदु का अवतल लेंस का द्वितीय मुख्य फोकस कहते हैं। तो आपको मेन पॉइंट अगर इसको ध्यान में रखें, ध्यान में यही रखना है कि जो द्वितीय मुख्य फोकस होगा वहाँ पे आपको पता है कि जो प्रकाश की किरणें हैं समानांतर वो आएगा और उस बिंदु पे मिलेगा या मिलता हुआ प्रतीत होगा, ये द्वितीय मुख्य फोकस होगा। और जो प्रथम मुख्य फोकस होगा जो वह बिंदु प्रधान अक्ष पर होगा जिससे प्रकाश किरणें निकलकर समानांतर हो जाती है, और यहाँ पे निकलकर यहाँ पे उसी दिशा में आती हुई प्रकाश की किरणें हैं। ठीक है, बस थोड़ा सा ये ध्यान रखना है और कुछ नहीं, बस इतना ध्यान रखना है। इस परिभाषा को इजीली आप याद कर सकते हैं और लिख भी सकते हैं। फिर चौथा नंबर क्वेश्चन है, किरण रेख द्वारा एक उत्तल लेंस में बने प्रतिबिंब को दर्शाएं जब वस्तु फोकस और प्रकाश केंद्र के बीच में हो। तो ऐसा हमने बताया था, फोकस और प्रकाश केंद्र के बीच में वो काल्पनिक बनता है, लेंस के ओर ही बनता है। तो ये सारी बात सभी को पता है। जब वस्तु फोकस और प्रकाश केंद्र के बीच हो तो उसका आभासी प्रतिबिंब लेंस के उसी ओर बनता है जिस ओर वस्तु है। यह सीधा और वस्तु से आकार में बड़ा होता है। क्योंकि ये काल्पनिक है तो सीधा, प्रतिबिंब तो काल्पनिक है ना, तो सीधा होता है। और किरण रेख आपको ये तो बनाना आएगा ही, तो इसको बनाना है। 5 नंबर में बोला, उत्तल लेंस से किस दूरी पर एक वस्तु को मुख्य अक्ष पर रखा जाए कि समान साइज का वास्तविक प्रतिबिंब बने, इसे किरण रेख द्वारा समझाना है। समान आकार का बनाना है तो वही 2F यानी वक्ता केंद्र जो था ना उसके बीच में रखना है, तो वहीं पे बनेगा दूसरी ओर, और बराबर बनेगा और वास्तविक बनेगा उत्तल लेंस में। तो वस्तु को लेंस से 2F दूरी पर रखा जाए यानी फोकस जो है ना उसकी दोगुना दूरी पर रखा जाए तो समान आकार का वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा, और किरण रेख द्वारा इसको भी बताया हुआ है प्रतिबिंब निर्माण में, तो बस इसको बनाना है। और अब 6 में भी वैसा ही कुछ है कि किरण रेख की सहायता से अनंत और फोकस दूरी की दुगनी दूरी के बीच रखी गई वस्तु का उत्तल लेंस द्वारा बने प्रतिबिंब का स्थान निर्धारित करना है। तो ये हमारा है जो फोकस की दुगनी दूरी ये हुआ और अनंत ये हुआ, ठीक है। और इसके बीच में एक वस्तु रखा हुआ है, और इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा आपको पता। अनंत पे रखते तो इस यहाँ पे बनता था फोकस पे, और थोड़ा सा आगे खिसके तो थोड़ा सा आगे खिसकेगा, यानी इसके और इसके बीच में बनेगा। तो ये सारे आपको पता है। तो जब वस्तु अनंत और फोकस दूरी की दुगनी दूरी के बीच स्थित हो तो उसका वास्तविक प्रतिबिंब लेंस की दूसरी ओर F2 और 2F2 के बीच बनता है। यह प्रतिबिंब उल्टा और वस्तु से छोटा होता है। या फिर ऐसा भी बोल सकते हैं, यह प्रतिबिंब वास्तविक प्रतिबिंब लेंस, तो वास्तविक प्रतिबिंब पहले ही लिखा हुआ, हालांकि आपको सब कुछ बताया हुआ कैसे लिखना है, उस टाइप से भी लिखेंगे तो चलेगा, ठीक है। बट यहाँ पे फिगर बनाना है, उसके बाद सब कुछ पता है वास्तविक कैसा बनता है उसको लिखना है कि जब वस्तु यहाँ होगा तो ऐसा होगा वैसा होगा, ठीक है, उसको लिखना है। 7 नंबर, उत्तल लेंस द्वारा वास्तविक एवं आवर्धित प्रतिबिंब बनाने की क्रिया का स्पष्ट करना है। तो उत्तल लेंस में देखिए, एक तो आपका F और प्रकाशीय केंद्र के बीच था, वो तो आपको काल्पनिक बन जाता है। तो उससे पहले में अगर हम देखें F और 2F1 के बीच में तो बड़ा प्रतिबिंब बनता है, अनंत पे नहीं बनना चाहिए, क्योंकि प्रतिबिंब बनना चाहिए। अगर F पे रखेंगे तो अनंत पे ही बन जाता है, उसका तो अपना काम में नहीं लेना, हालांकि वो भी बड़ा बनता है बट वो अनंत पे बनता है, तो उसका ठीक नहीं है कब बनता है कहाँ बनता है। और इसका हम लेंगे इसलिए F से पहले वाला लेंगे स्थिति जो आवर्धित बड़ा बनता है, तो यही एक है आवर्धित। अगर बोले तो यही केस लेना है। उत्तल लेंस द्वारा बोल रहा है आवर्धित प्रतिबिंब बनने की क्रिया का स्पष्ट किरण रेख बनाना है, तो ये किरण रेख यही बनेगा। 2F1 और F1 के बीच में होगा तो आपको पता है प्रतिबिंब वहाँ पे वैसे ही बनेगा। 2F1 जो 2F2 होगा उसके बाद बनेगा और अनंत के पहले बनेगा। तो जब वस्तु F1 और 2F1 के बीच स्थित हो तो उत्तल लेंस द्वारा वास्तविक एवं आवर्धित प्रतिबिंब 2F2 से परे बनता है, अर्थात 2F2 से बाद में बनता है। या फिर ऐसा भी लिख सकते हैं कि 2F2 और अनंत के बीच बनता है, तो ऐसा लिख सकते हैं। और इसको किरण रेख द्वारा दर्शाना भी है। तो ये हमारा हो गया इसका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। आई होप सबको क्लियर हो गया होगा। सभी क्वेश्चन यहाँ पे बताया गया, वास्तुनिष्ठ और चाहे अति लघु हो चाहे लघु दीर्घ हो, कुछ भी हो सब कुछ बताया हुआ, ठीक है। तो वीडियो को पेंट करते मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।